प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना के मामले दुगनी गति से बढ़ेंगे। हमारे साथ केजीएमयू के वीसी प्रोफेसर एमएलबी भट्ट हैं और केजीएमयू कोरोना के मामले में कई शोध कर रहा है, खास तौर पर बीसीजी टीके पर रिसर्च भी कर रहा है। आखिर कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? कोरोना के पेशेंट्स ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं मिल रहे हैं। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे केजीएमयू वीसी से। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि अब जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सामने आ रहे हैं जिसमें किसी प्रकार के कोई भी लक्षण नहीं है, इसका क्या आपको लग रहा है, किस प्रकार से ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? वास्तव में जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है हमारे देश में, उसका प्रमुख कारण ये है कि हम लोगों ने अपने यहाँ पर बहुत ही प्रभावी तरीके से लॉकडाउन प्रारंभ करके, जब 500 टोटल संख्या थी पूरे देश में, तभी लॉकडाउन लगा दिया गया और जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से इसका संक्रमण नहीं फैल पाया, उसको प्रभावी तरीके से रोका गया। लेकिन इस समय जो प्रवासी मजदूरों की समस्या आई, उसके पहले जो तबलीगी जमात के लोगों की समस्या आई, उसकी वजह से संख्या बढ़ी है। और अब वर्तमान में जो हमारे गाँव में प्रवासी मजदूरों के माध्यम से मरीज पहुँचे हैं, ये गांव में पहुँच जाने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का परिपालन पूर्णतया नहीं हो पाएगा और ये सिम्टोमेटिक मरीज बीमारी को, संक्रमण को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो संक्रमित है और वो समाज में बिना रोक टोक के घूमता रहेगा, तो उसके माध्यम से बीमारी फैलेगी और ये वास्तव में यही कारण है जिसकी वजह से संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो स्टीप राइज था हमारे कर्व का भारत में, वो रुक गया था। वास्तव में जनवरी के आखिरी हफ्ते में भारत में पहला मरीज आया और आज भी अगर हम 1,20,000 के आसपास रुके हुए हैं, जहां पे कई लाख डेथ हो गई है विश्व में, तो इसको लॉकडाउन को पूरा श्रेय जाता है, सरकारी व्यवस्था को पूरा श्रेय जाता है और समाज ने भी अपना योगदान और भूमिका अदा की है। इसलिए मैं समाज की बात कर रहा हूं कि केरला का जो मॉडल है, जहां पर शिक्षक का 100% लोग शिक्षित हैं, वहां पर लोग आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं, तो बीमारी ज़्यादा नहीं फैल पाई है। और जहाँ पर इस तरह की डिस्टेंसिंग का अज्ञानवश या उन लोगों को ये ध्यान नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी तेज़ी से फैल रही है। और हमें उम्मीद है कि अभी आगे भी, ये जून के महीने में भी अभी आगे बीमारी की संख्या और बढ़ेगी। हालांकि इस मामले में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का भी बयान आया था कि जून जुलाई में मामले अपने पीक पर होंगे। तो क्या आपको लग रहा है आने वाले 2 महीने जो हैं वो कोरोना के मामले में बेहद क्रूशियल हैं? नहीं, निश्चित रूप से अगले 2 महीने क्रूशियल होंगे और वर्तमान में हर एक दिन क्रूशियल है। डॉक्टर गुलेरिया साहब से मेरी भी वार्ता हुई थी, जो इसमें उन्होंने जून जुलाई में पीक के लिए कहा था। वास्तव में एपिडेमोलॉजिस्ट का जो एक थिंक टैंक है कंट्री में, उन लोगों का ये विचार है कि जून जुलाई में पीक हो करके और फिर संख्या घटनी शुरू होगी। अगर एपिडेमोलॉजिकली बात की जाए तो वास्तव में जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, एक 50 से 60%, 70% आबादी को संक्रमण किसी के तरीके से ये सिम्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज हो करके और क्योर हो जाएगा, तभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, तब बीमारी पर तो पूर्णतया कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही बीमारी जो लोगों को प्रभावित कर रही है, खास तौर से एल्डरली, कोमॉर्बिड कंडीशन के, डायबिटिक्स या अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, कैंसर के मरीजों को, तो वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। और उसको रोकने के लिए जो संक्रमण की चेन रोकने की व्यवस्था है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना साबुन पानी से या सैनिटाइजर का प्रयोग करना और बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना ही प्रमुख तरीका है। इस तरीके का अगर पूर्णतया पालन नहीं किया जाएगा तो एकाएक इतनी बड़ी संख्या में गंभीर रूप से मरीज भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की आबादी 133 करोड़ है और उसमें 2% भी गंभीर मरीजों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होगी, जिसको प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा पे बहुत ही ज़्यादा एक संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे भी पेशेंट सामने आ रहे हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं है, तो ऐसे मरीजों के लिए क्या कहेंगे? और साथ ही एक मेरा प्रश्न ये भी है कि वुहान में एक रिसर्च हुई थी और
उस रिसर्च में ये कहा गया था कि जो कोरोना वायरस का ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। नोएडा में भी कई ऐसे पेशेंट सामने आए जो पॉजिटिव से निगेटिव हुए, निगेटिव से फिर पॉजिटिव हुए। साउथ कोरिया में भी तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज थे जो निगेटिव होने के बाद फिर पॉजिटिव हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस का ट्रेंड बदल रहा है, ऐसा क्यों है, और ये बतौर मेडिकल प्रोफेशनल आप क्या सोचते हैं? नहीं, वास्तव में ये कोरोना वायरस की प्रकृति होती है कि इसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। कोरोना वायरस तो बहुत पुराना वायरस है, इससे तमाम श्वास की बीमारियां होती रही हैं, जानवरों में भी पाया जाता है। 1918 का स्पेनिश फ्लू भी कोरोना वायरस की वजह से, सार्स और मर्स की बीमारी जो हुई थी 2002-03 में और 2012-13 में, वो भी इसी कोरोना वायरस से थी। लेकिन इस बार का कोरोना वायरस विशिष्ट इस रूप में है कि इसमें एक विशेष रूप का म्यूटेशन हो गया है, जिसके इसकी संक्रमण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वजह से संकट है इसके म्यूटेशन से और ख़राब स्थिति न हो। लेकिन सौभाग्य की बात है कि भारत में जो म्यूटेंट वेराइटी मिली है उसकी संक्रमण क्षमता पश्चिमी देशों में जैसे इटली, स्पेन या अमेरिका से उसकी कम देखी जा रही है। तो इसलिए जो संक्रमण और वायरस इन्फेक्शन में ये भी देखा जाता है कि जब कोई बहुत भयावह वायरस म्यूटेशन करके बीमारी पैदा करता है तो बाद के म्यूटेशन के माध्यम से उसकी विरुलेंस या संक्रमण शक्ति कम हो जाती है। तो ये भारत में भी ट्रेंड देखा जा रहा है और ये भी विश्व में देखा गया है कि कई म्यूटेंट वेराइटीज ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं, बल्कि यही सबसे बड़ा संकट है जिसके कारण कि एक प्रभावी वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत में जो इम्यूनिटी का स्तर है वो बाकी देशों से थोड़ा मजबूत है, इसलिए जो संक्रमण काल है वो विदेशों से फिलहाल भारत में कम है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें सर, तो अभी भारत में कई लोग, ये माना जा रहा है कि अपने अपने घरों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के पास ये सूचना है कि खांसी जुकाम की इस तरह की जो दवाएं हैं वो मेडिकल स्टोरों से उनकी बिक्री अचानक से बढ़ गई है। तो एफएसडीए ने एक ई लिंक बनाया है और वो निगरानी कर रहा है कि किस प्रकार से ऐसे मरीजों की पूरी संख्या पता की जाए। तो जैसे ही मेडिकल स्टोर पर आप दवा लेने जाएंगे तो वो सूचना एफएसडीए और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट खा रहे हैं और उनको ये लगता है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना वायरस जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। तो जो लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि हम इम्यूनिटी का स्तर इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि जिससे कोरोना वायरस हमारे अंदर अटैक ना कर पाए, तो क्या ऐसा लगता है कि ये हेल्थ सप्लीमेंट खाने से या इस प्रकार की दवाओं के सेवन से कोरोना जो है दूर भाग सकता है? नहीं, वास्तव में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि हमारे देश में जो फ्लू लाइक सिम्टम्स में भी कोरोना की टेस्टिंग प्रारंभ कर दी गई है। पहले हम लोग एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसमें निमोनिया लाइक सिंड्रोम में सारी में टेस्ट करा रहे थे, अब ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में भी टेस्ट करा रहे हैं। ये वास्तव में इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पहले एक पैनिक समाज में हुआ और जिसको एक बार भी खांसी छींक आ गई तो वो अपना कोरोना टेस्ट कराने आ रहा था। वर्तमान में जो देश में व्यवस्था है 14 दिन के लिए उसको आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव मरीज को भर्ती कर दिया जा रहा है। तो कितने लोग संक्रमित हैं, उनको ये पूरा क्लासिकल सिम्टम है कि खांसी, बुखार और श्वास फूलने की भी समस्या है, लेकिन मारे डर के 14 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाएगा, आइसोलेशन में दुनिया से दूर कर दिया जाएगा, तो अपना टेस्ट करवाने नहीं आ रहे हैं। तो तमाम लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। ये तो बीमारी का ये पहलू है जिसमें कि दोनों तरीके के व्यवहार लोगों में आ रहे हैं। कुछ पैनिक में अनावश्यक बिना लक्षणों की जांच कराना चाहते हैं और कुछ सम्यक लक्षण होने के बावजूद भी अपनी जांच कराने से भाग रहे हैं भय के कारण। दूसरा जो ये हेल्थ सप्लीमेंट की बात है, इसको तो वास्तव में आयुर्वेद जगत, आयुष मंत्रालय सब कह रहा है, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हमारे आयुर्वेदिक काढ़े हैं, चाहे वो गिलोय है, नींबू का पानी है या अदरक और तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा है या अन्य पदार्थ हैं, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे त्रिफला है, चाहे लहसुन है, इसका प्रयोग की बातें की जा रही हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली ये सब जो औषधियाँ हैं, घरेलू उपचार हैं, इनका प्रयोग पूरा विश्व कर रहा है इस समय और भारत में तो आयुर्वेद की थाती थी तो उसको किया जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने से ये दो फायदे होने हैं इसमें। एक तो संक्रमण होने की संभावना कम होगी और वास्तव में संक्रमण जिसको हो जाएगा उसकी बीमारी गंभीर रूप नहीं लेगी। ये दोनों फायदे हैं। इसके बावजूद भी एक चीज़ जानकारी और हमारे दर्शकों को होनी चाहिए कि ये बीमारी कोरोना की जो कोविड-19 है, ये हमारे श्वसन तंत्र को
प्राइमरीली इन्फेक्ट करती है और वहाँ पे ही संकट पैदा करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज नहीं करती है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम इंटैक्ट है, स्वस्थ है, उच्च कोटि का है, तो हम कोरोना वायरस का सामना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस इम्यून सिस्टम को डैमेज नहीं करता है। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहे नियमित व्यायाम के माध्यम से है, पर्याप्त नींद है, पर्याप्त पानी है, पौष्टिक भोजन, सुपाच्य भोजन है, या जो औषधियाँ हैं इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने वाली, जिसमें विटामिन सी का नाम लिया जाता है, लेकिन नेचुरल सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका प्रयोग करना। तो ये सब चीज़ें वास्तव में हितकर होंगी, केवल कोरोना बीमारी के लिए ही नहीं, किसी भी बीमारी के लिए होंगी। और ये विश्व विदित है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए, खास तौर से इन्फ्लुएंजा और फ्लू के लिए विटामिन सी या इस तरह के हमारे काढ़े हेल्प करते हैं। तो उनका समुचित प्रयोग कोरोना में किया जा रहा है। ये सौभाग्य का विषय है, सुखद विषय है। इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ कि इसके प्रयोग से लोगों को काफ़ी आसान्वित लाभ होगा। जैसे सर अभी प्लाज्मा पे आप लोग काम कर रहे थे, प्लाज्मा विधि बहुत अच्छी विधि है और इससे जो है जो कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीज थे उनका प्लाज्मा निकाल करके लगाया जा रहा था। हाल ही में एक डॉक्टर की, उरई के डॉक्टर की डेथ भी हो गई थी, डॉक्टर अग्रवाल की। तो क्या कोरोना के मामले में प्लाज्मा विधि बेअसर साबित हुई है या आने वाले समय में ये कारगर साबित होगी? नहीं, प्लाज्मा थेरेपी जो है ये भी एक पुरानी विधि है इलाज की, इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस में, एपिडेमिक्स में, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति बीमारी होने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहा है उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, खास तौर से आईजीजी एंटीबॉडी जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जैसे कोविड-19 के अगेंस्ट। तो वो व्यक्ति अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करता है और कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति जो गंभीर रूप से बीमार हो गया है, उसका इम्यून सिस्टम बीमारी का सामना, वायरस का सामना नहीं कर पा रहा है, तो उसमें ये दी गई एंटीबॉडीज प्लाज्मा के माध्यम से हेल्पफुल होंगी। ये ऐसा 100% इलाज नहीं है कि 100% गारंटेड इलाज है, क्योंकि वो रोग शक्ति को तो बढ़ाएगी एंटीबॉडी, लेकिन यदि व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से, फेफड़े बहुत डैमेज हो गए हैं या उसकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा खराब स्वरूप ले ली है, अनकंट्रोल्ड है, तो उस बीमारी में तो गंभीर परिणाम सामने आएंगे। लेकिन बीमारी लड़ने की उस व्यक्ति की शक्ति चाहे कितना भी गंभीर हो, इस प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से निश्चित रूप से उसको मदद मिलेगी। ये हम लोग आश्वस्त हैं इस बात पर, और इसी बात को ध्यान में रख करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक शोध कार्य पूरे देश में करवा रहा है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय भी उस शोध में एक हिस्सा के रूप में, एक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने 6 मरीजों का प्लाज्मा कलेक्ट भी किया है, एक मरीज को हमने इलाज भी किया प्लाज्मा थेरेपी से सकारात्मक परिणाम के साथ। एक व्यक्ति आज 7वां मरीज हमारे यहाँ प्लाज्मा डोनेशन के लिए आज आने वाला है अभी शाम को। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है, और जहाँ पे कोई वास्तव में एंटीवायरल या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जिस बीमारी के लिए, वहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। हमारा वास्तव में क्या स्थान होगा प्लाज्मा थेरेपी का, ये आईसीएमआर की शोध के बाद ये विषय सामने आएगा, लेकिन प्रारंभिक शोधों में ये सहायक पाया गया है, इसीलिए ये शोध की जा रही है।